किसान भाइयों नमस्कार। हम जैविक खेती के संदर्भ में रोज आपसे बात कर रहे हैं और इरादा भी है कि हम सिलसिले से किसी बात को लेकर चलें, लेकिन बीच-बीच में कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में आती हैं और उसमें कुछ किसान भाइयों के सवाल भी आते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मन करता है कि बीच-बीच में उन चीज़ों को भी आपके साथ में रखें ताकि इस सिलसिले से चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाएँ। बात केवल एक ही है कि हम उत्पादन करते समय अपने पूरे खेत को प्रकृति की व्यवस्था के साथ जोड़कर कैसे देखें, ये बात तो इतनी सी है। आज एक छोटा सा चित्र मैंने आपके सामने बनाया है, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें नीले रंग और लाल रंग का प्रयोग है। आप गौर करके देखिए, धरती और पेड़ पौधों में पूरकता है, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में पूरकता है, पशु पक्षी और धरती में पूरकता है। पूरकता का मतलब है कि उनमें एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक आचरण है और उसका एक निश्चित फल परिणाम है। और एक बहुत सुंदर बात यह है कि धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है तो पेड़ पौधे भी धरती के लिए उपयोगी हैं। अर्थात गलने सड़ने के बाद जब धरती की उर्वरता बढ़ती है, इसी प्रकार पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए भी पूरक हैं, पशु पक्षी भी पेड़ पौधों के लिए उपयोगी हैं और ये दोनों मिलकर धरती के लिए उपयोगी हैं। सवाल ये उठता है कि आदमी अपने को समझदार भी कहता है और जब आदमी के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो धरती के विरोध में आदमी के प्रयास हैं, पेड़ पौधों के विरोध में आदमी के प्रयास हैं और पशु पक्षी के विरोध में आदमी के प्रयास हैं। समस्या का कारण आदमी है। आदमी की मानसिकता में किसी भी एक बात को लेकर यदि बात आगे बढ़ेगी तो हम खेती को तो पूरे प्रारूप में नहीं देख पाएंगे। आज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ना मेरे कहने से देखें, ना मेरे बोलने से देखें, ना मेरे बात को माने। आप पूरी प्रकृति की व्यवस्था इसी वर्तमान में आपके सामने है। धरती आपके सामने है, पेड़ पौधे आपके सामने हैं, पशु पक्षी आपके सामने हैं। इसमें ना तो हमको इतिहास में दौड़ने की जरूरत है और ना ही हमको भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। एक ही चीज है कि आज भी हम इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ में कैसे जिए, इसकी कोई नियम सिद्धांत और सूत्र हैं, उनको कैसे समझें और जैविक खेती में उनका प्रयोग कैसे करें। हम क्या है, हम केवल करने और तरीकों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अपने अपने तरीके, अपनी अपनी श्रेष्ठता और एक ऐसी होड़ लगी है कि हम केवल अपने ही आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम साझा है। सारी प्रकृति की व्यवस्था को देखेंगे तो वो सहअस्तित्व में काम कर रही है। ना धरती आगे दौड़ रही है, ना पेड़ पौधे, ना पशु पक्षी, ना मानव, चारों को साथ साथ रहना है। जब चारों को साथ साथ रहना है और खेती भी करना है तो खेती क्या चीज है साथियों? मानव का धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ प्रयास ही खेती है। ये खेती में कहीं एक छोटी घटना को देखेंगे, मान लिया किसी ने केवल बीज को देखा, किसी ने केवल मिट्टी को देखा, किसी ने केवल किसी जीव जानवर को देखा, तो वो बात अधूरी है। उसको बोलते हैं कि हमने प्रकृति के घटनाक्रम में किसी एक वस्तु को देखा है लेकिन पूरी व्यवस्था को नहीं समझा। तो पूरी व्यवस्था को समझने जाते हैं तो बार बार चीजें खेत में देखने से पूरापन देखने में आता है। और आज का जो विषय है मैं आपके सामने रखूंगा कि कम से कम स्थान देकर हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं, हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं और हम धरती के साथ भी बहुत बेहतर तरीके से काम कैसे करें ताकि धरती की जो व्यवस्था है वो भी संतुलन में आए। जो तापमान बढ़ा है, जो वर्षामान असंतुलित हुआ है, जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन आए हैं, वो बहुत गंभीर संकट है। कीड़े बीमारियों के प्रकोप बढ़ेंगे, आप दवाइयों का प्रकोप बढ़ाएंगे, दोनों में प्रतिरोध बढ़ेगा और अंत में हार मनुष्य की होगी। तो मैं इस चित्र से आपको यही बताना चाह रहा था कि हम कितना ही भी प्रयास कर लें, अपने को कितना ही समझदार मान लें, लेकिन अंत में प्रकृति का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। हमको बदलाव की जरूरत है और बदलाव करते समय भी ये तेरा तरीका या मेरा तरीका या मैं अच्छा कि तू अच्छा, इन बातों से अब हमको समय जाया ना करें। हम राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करें। आज अपने देश में से एक विचारधारा उठी है साथियों, सवेरे सवेरे का वक्त है, आपसे बात करने का बहुत मन है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम और मिशन लाइफ के अंतर्गत जो उस तरीके की प्रस्तुतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहीं,
और उन्होंने दुनिया को ध्यान दिलाया। क्या ध्यान दिलाया? कि अब प्रकृति का असंतुलन एक चेतावनी है, स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं वो चेतावनी है। अब लड़ने का समय नहीं है। हमको अपने उत्पादन में गुणवत्ता कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, दुनिया शांति के साथ इस धरती पर कैसे रहे और जिस धरती के साथ व्यवस्था पूर्वक जिए, ऐसा संदेश भारत की संस्कृति से हमेशा विश्व को गया है। चाहे वो शब्द बीच में विश्वामित्र आया हो और चाहे वो शब्द वसुदेव कुटुंबकम आया हो। तो वसुदेव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने में भी किसानों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश की ज़रूरत है कि हम बहुत बड़ी आकार में अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक स्थान के रूप में स्थापित करें। उसके लिए भी जैविक खेती की ज़रूरत है और जैविक खेती में हम एक दाने से अनेक दाने पैदा होने का जो गुणात्मक गणित है और एक ही खेत में अनेक फसल पैदा होने की जो प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था है, उन दोनों को समझते हैं तो कम से कम स्थान देकर और अधिक से अधिकतम उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं, ये विधा हमको जानने की ज़रूरत है। हरित क्रांति का सम्मान करते हुए भी, हम वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए भी इस बात को सभी देश के पूरे तंत्र से स्थापित करना चाहते हैं कि अब हम अपनी सोच में परिवर्तन करें, अपने जो विचारधाराएं हैं उनमें परिवर्तन करें। हमने जो अब तक पाया है वो उसके लिए सम्मान है, लेकिन कोई भी अधूरापन है और उस अधूरापन को लेकर हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो वो राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी और किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अनुरोध करते हुए मैं आज खेत का बफर जोन कैसे हम बनाते हैं। बफर जोन जैविक खेती में साथियों एक समस्या रही है, तो हम कहेंगे कि बफर जोन, बफर जोन से आर्थिक समृद्धि। साथियों मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। बफर जोन थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है क्योंकि जैविक खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित तंत्र है जिसके मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांचे परखे गए। भारत में बहुत बड़ा काम हुआ है। सन 2014 के बाद में यदि आप देखेंगे तो दुनिया में अभिनव प्रयास हुआ है जैविक खेती में। क्या हुआ है? दुनिया भर की जितनी भी विधाएं थीं सब विधाओं को उसमें सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार और किसानों को ये छूट दी गई कि जो भी चाहे अपनी स्तर से अच्छा कंपोस्ट खाद बनाए, अच्छे से अच्छे तरीके बनाएं, केवल बाजार से और कृत्रिम लागत से हमको बचना है। ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सबसे बड़ा पहले से ही एक उसकी टर्म और कंडीशन थी कि हमको बाजार की जो बहुत सारी मिलावट हैं उनसे बचना है। तो ऐसी स्थिति में जैविक खेती को जब हम देखते हैं तो उसमें दूसरे खेतों से या कहीं से अलग से कोई चीज़ मेरे खेत में ऐसी ना आ जाए जिससे कहीं ना कहीं वो मेरी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसमें साथियों डरने की जरूरत नहीं थी। जैविक खेती में इतना डराया गया कि कोई जानवर बीच से निकल जाएगा, ट्रैक्टर दूसरे खेत से इस खेत में आएगा। तो उस प्रकार की नाना प्रकार की भ्रांतियों से, किंवदंतियों से जैविक खेती को जटिल बनाया गया। ऐसा कोई मानक दुनिया में नहीं था और ना ही ऐसा कुछ होता है। मिट्टी तो धूल मिट्टी भी उड़कर आती है, पानी भी बहकर आता है, हवा भी बहती है। इस प्रकार से आदमी के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो अपनी खेत पर बाउंड्री खड़ी कर देगा या इस धरती पर पूरी व्यवस्था से भिन्न कोई तंत्र खड़ा कर देगा। तो हमको करना क्या है? करना ये है कि हमको तो जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कैसे हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं और बल्कि उत्पादन भी ज़्यादा हो, समृद्धि भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं 1 एकड़ जमीन का एक चित्र आपके सामने बनाता हूँ। ये साथियों 1 एकड़ जमीन का मतलब है कि 100 मीटर की लंबाई और 40 मीटर की चौड़ाई। मैं ज़्यादातर एक ही नाप लेकर चलता हूँ, पर आपका खेत, हर किसान का खेत अलग है, हर किसान के मीटर अलग अलग निकलेंगे। तो अपनी खेत की नाप तोल सीखें। नाप तोल सीख कर हम क्या व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं ये हमको समझना है। साथियों जब हम इसकी मेंढ पर, ये हमारा पड़ोसी किसान है और ये मेरा खेत है, तो जब इसके अंदर हम कोई भी वृक्षारोपण करें तो पड़ोसी से मित्र भाव के साथ ही करेंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसमें 3 मीटर हम अंदर एक मार्किंग करते हैं और ये 3 मीटर जो अंदर मार्किंग है इस पर ही हमको फसलों को लगाना है।
तो मैं आज केवल 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर आप एक फलदार पौधा और एक टिम्बर प्लांट लगाएं। उसके बीच में यहाँ पर कोई जड़ी बूटी या पशुओं के लिए चारा लगाएं। आपको खेत पर एक गाय रखनी है तो आप गाय की उपयोगिता को परिवार के साथ जोड़कर देखें और उसका चारा कहाँ से आएगा, तो ये चारे का प्रबंधन भी चारों तरफ हो सकता है। गुआना घास है और आजकल बहुत सारी घास ऐसी हैं जिनको हम इस 3 मीटर के दायरे में खेत के चारों तरफ लगाते हैं। इनसे एक बड़ा फायदा ये होता है कि इन घासों के जरिए हमको साल भर में 200 कुंटल से कम चारा नहीं मिलेगा इतनी ही आकार में, और वो चारा जो मिलेगा उनकी जड़ों के द्वारा भूमि का शोधन भी होता है, बाहर से सुरक्षा भी होती है। कीड़े यदि बाहर से आते हैं तो वो चारे पर ही रुक जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो अंदर जगह है हम इसमें कुछ प्लांट लगाते हैं। जैसे एक प्लांट हम कोई टिम्बर प्लांट लगाते हैं, जैसे इस प्रकार के मैंने चित्र दिए हैं, और इनके बीच में हम कोई दूसरा जो है फलदार पौधा लगाते हैं। मैंने अभी खेत में प्रयोग करके देखे हैं तो उसमें मैंने देखा कि टिम्बर प्लांट में मीलिया डूबिया, जिसको बकान की एक किस्म मालाबार नीम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से आपको आसानी से मिल जाएगी, और एक बार कुछ 2-4-5 पौधे ले आओ और लाने के बाद में अपने यहाँ उगाओ। उगने के बाद ये बीजू पौधा है, इसके बीज से पौधे बनाने का काम शुरू करो। धरती पर एक ही जगह से हम चीज़ों को खरीदेंगे ऐसा नहीं है। हर किसान को अपने खेत पर बीज का उत्पादन, पौधों का बनाना और ये सारे कार्यक्रम मिश्रित रूप में करने हैं। ये जो पौधे हैं जब इसकी हम 2.5 या 3 मीटर पर लगाते हैं तो साथियों ये 80 से लेकर 100 पौधे तक आपके खेत में आएंगे। तो यदि ये आपने मीलिया डूबिया लगाया है तो भी, और यदि केला लगाया है तो केले के भी इतने ही पौधे होंगे 80 से 100 तक। ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, 100 पौधे केले के तो 100 ही पौधे मीलिया डूबिया के। अब हमने इनमें से 20 पौधे ऐसे मान लिए कि उन्होंने फल नहीं दिया या 20 पौधे बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाए, तो 80-80 पौधे हमारे आसानी से चलेंगे। साथियों यदि 80 पौधे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि 80 पौधे हमारे अच्छे तरीके से चलते हैं तो मात्र 8 से 10 वर्ष में एक पौधा मीलिया डूबिया, मैंने MD लिख दिया है, मीलिया डूबिया, या इसको लिख देंगे बकायन। ये बकायन की किस्म है, मालाबार नीम भी इसको बोल देते हैं। तो MD का एक पौधा 80 पौधे से लेके 80 पौधे यदि हैं तो 8 से 10 वर्ष में ये पौधा कम से कम भी 10 से 12 हज़ार रुपये का होगा। ये 10,000 रुपया मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ। अभी मैं आप यहाँ घर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इस पौधे को लगभग 10 वर्ष में काटा है और ये आज भी 25,000 रुपया इसकी कीमत लगी है। तो ये टिम्बर प्लांट लगाना और उसकी कीमत बताना कोई अलग से बाजीगरी नहीं है। ये तो पौधे लगाएंगे, उसका एक कुंटल में भी आप वजन निकाल सकते हैं, उसको टिम्बर में भी उसकी सिल्ली और पट्टी बनाकर भी बेच सकते हैं। ये तो आपके हाथ की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से पता लगता है कि 8 वर्ष में यदि एक पौधा 10, तो मुझे 8 लाख रुपया मुझे मिल सकता है 10 वर्ष में। तो एक वर्ष में मैं देखता हूँ तो 70-80 हज़ार रुपया आपको पौधे का प्रति वर्ष का आपका बोनस बन गया, जिसको बीमा बोल दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए लंबे समय में मेरी खेत की बाउंड्री पर। यहाँ पर आप साथियों चंदन भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप मोहगनी भी लगा सकते हो। आप ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप लगा सकते हो, और ये तो साझा कार्यक्रम है। पड़ोसी किसान से बात करो, वो भी लगाए। दूसरी बात, केले के भी 80 पौधे हैं। हर केले से यदि मुझे 15 किलो का एक बंच मिलता है तो मुझे 10-12 कुंटल केला, तो केले से भी यदि मैं एक पौधे से मैंने तो देखा है लगभग 15 से 20 किलो आसानी से मिलता है। लेकिन यदि मैं 20 kg भी मान लेता हूँ तो पौधे कितने हैं, 80 हैं, तो कितना हो गया, 1600 kg हमको वजन मिला। और 1 किलो को हम 20 रुपये का भी बेचते हैं तो 16 दूनी 32, मतलब 32,000 रुपया हमको यहाँ से मिला। तो 70-80 हज़ार रुपये यहाँ से मिला और 30-32 हज़ार हमको यहाँ से मिला। कुल मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपया यदि हम बाउंड्री से निकाल लेते हैं। तो आज मैं किसानों से पूछ रहा हूँ कि ये किसान पूरे एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं, कितना पैसा निकलता है? 1 लाख रुपया तो नहीं निकलता।
बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत खर्चे के बाद भी उसमें हम अपनी ज़मीन, संसाधन, सारी मेहनत को लगाते हैं तो हम घाटे में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको ही हम बोलते हैं उत्पादन प्रबंधन। हमने खेत की मेड़ को सजाया, कोई अलग से विशेष काम नहीं किया, ज़्यादा जुताई नहीं की है, पानी की एक नाली पानी की यहाँ चलती रहेगी, उस पानी से खेत के अंदर की भी सिंचाई होगी। और इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो चारे का उत्पादन अलग है, फलदार पौधे का उत्पादन अलग है, टिम्बर प्लांट का उत्पादन अलग है, और इनकी जड़ों के साथ में पहले 1-2 वर्ष तक तो आप हल्दी, अरबी, कांदू और जो सोरन जैसी चीज़ें हैं, जो कंद वाली चीज़ें हैं, उनको भी यहाँ ले सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने नहीं जोड़ा है, बस मैंने केवल आपको एक संकेत दिया है कि मात्र यदि 3 मीटर लिए हैं तो 300 मीटर इधर, 300 मीटर इधर, 600 मीटर और 120 मीटर, तो मात्र 800 मीटर जगह देकर मैंने 1 लाख रुपया निकाला। ये मैंने संकेत आपको दिया। साथियों, जैविक खेती उत्पादन प्रबंधन का एक विज्ञान है और प्रकृति की व्यवस्था को बिना समझे हुए उस पर हम कामयाब नहीं होंगे। हम यदि केवल तरीकों पर सिमटते रहेंगे कि खाद कैसे बनाना है, बीज कैसे बनाना है, दवाई कैसे बनाना है, कीड़े कैसे मारना है, खरपतवार कैसे मारना है, तो वो भी समस्या है, उनको मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि हम अपने खेत में उत्पादन व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं तो उत्पादन व्यवस्था के साथ साथ हमारे वो जो एकल फसल प्रणाली से जो बीमारियां आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वो भी दूर होती हैं। आप सफल होंगे, इसी शुभकामना के साथ में प्रातःकाल आपसे चर्चा करता हूं और बहुत ही मेरा मन करता है कि इस देश का किसान सफल हो, ये राष्ट्र सफल हो और हम विश्व स्तर पर कोई अच्छा संकेत दुनिया को दें। सभी अच्छे तरीके से इस धरती पर जिए। सभी के लिए शुभकामना, सभी को प्रणाम।